तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या 79 है, 10वीं विज्ञान का अध्याय 4 कार्बन और इसके यौगिक। तो इसके प्रश्नों को देखते हैं। एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि एथेनॉल ऑक्सीजन से जुड़कर एथेनॉइक अम्ल बनाता है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एथेनॉल है तो क्या होता है, CH3 CH2 और OH होता है ना। ये क्या कहलाता है, एथेनॉल। अब एथेनॉइक अम्ल क्या होता है, CH3 COOH। इसमें ऑक्सीजन एक ठो एक्स्ट्रा हो गया ना, इसमें एक ऑक्सीजन कम है और इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। इसलिए इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए उस क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। फिर देखो प्रश्न 2 है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। कभी आप सुने होंगे गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग होती है जिसमें आपको करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसमें 2 सिलेंडर जैसे होते हैं, तो एक में ऑक्सीजन गैस भरी होती है, एक में क्या भरी होती है, एथाइन गैस। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? मतलब यही है कि एथाइन की जगह हम, एथाइन तो ठीक है लेकिन हम वायु न लेके क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। वायु में तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी, हर चीज़ है, तो वायु ही ले लेते है ना। ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं? तो देखो, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को क्या करती है, नियंत्रित कर देती है। वायु एवं एथाइन के मिश्रण की ज्वाला में बहुत उच्च ताप प्राप्त नहीं होता है, जो वेल्डिंग के लिए आवश्यक है, इसलिए एथाइन और वायु का मिश्रण उपयोग नहीं करते। तो देखो, यदि हमको एथाइन से वेल्डिंग करना है तो हम ऑक्सीजन देते हैं, उसको अलग से सिलेंडर लगा के क्या देते हैं, ऑक्सीजन। वायु क्यों नहीं देते? तो क्या क्या बताओगे, नंबर वाइज भी लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहेगी, कम होगी। दूसरा, वायु में जो नाइट्रोजन है उसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो ज्वाला होती है उसका तापमान क्या हो जाता है, कम होता है। जो इसमें आग तो लगती है पर उसका तापमान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो वेल्डिंग नहीं हो पाती है। समझ में आ गया? इसलिए हम वायु ना लेकर के वायु के स्थान पर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। वायु की जगह पर क्या लिया जाता है, ऑक्सीजन। अब ये प्रश्न संख्या 83 में हम देख लेते हैं। इसमें आ गए हैं, आपका NCERT बुक का 83 नंबर का पेज का प्रश्न उत्तर है। इसमें क्या प्रश्न है, इसको देखिए। प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? आपके पास अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो किस प्रकार से आप अंतर करेंगे? तो देखो, हम 2 परख नली लेते हैं। दिए हुए नमूनों में से प्रत्येक की कुछ मात्रा एक एक परख नली में डालते हैं, फिर इनमें नीला लिटमस पेपर डुबोते हैं। जिस परख नली में डाला गया नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, दूसरा अल्कोहल। ठीक है, अब मान लो अल्कोहल भी पानी जैसे दिखता है और अम्ल भी पानी जैसे दिखता है। ठीक है, अब मुझे पता लगाना है कि किसमें अम्ल है और किसमें अल्कोहल है ना। तो वैसे तो आप सूंघ के पता लगा सकते हो, पर सूंघने में गंध में नहीं पता लग जाता है, तो पी नहीं लेना है कि पी के टेस्ट करने लगो कि ये खट्टा है तो अम्ल है। हो सकता है ज़्यादा अम्ल होगा तो जल जाओगे। ठीक है, इसलिए हम इसमें क्या डालते हैं, नीला लिटमस। क्या डालेंगे, नीला लिटमस। इसमें भी क्या डालें, नीला लिटमस पेपर डाल दिए, ये पेपर डालें, ये पेपर डालें। मान लो इसमें लाल हो गया, इसमें क्या हो गया, लाल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम जान लेंगे कि इसके भीतर क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा देखो, प्रत्येक परख नली में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की कुछ मात्रा डालते हैं। जिस परख नली में बुदबुदाहट के साथ झाग देती है
रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है, उस परख नली में कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अब यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, घर में क्या हो, मीठा सोडा। एल्कोहल में मीठा सोडा डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल में डालोगे तो उसमें झाग बनने लगेगा, बुदबुदाहट होने लगेगी, तो जान लेंगे कि ये क्या है, अम्ल है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किस परख नली में अम्ल है और किस परख नली में एल्कोहल है। कैसे कैसे पता लगाओगे भैया? लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर लाल हो गया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और नहीं हुआ तो एल्कोहल। दूसरा किससे लगाओगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, या उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। उसको कुछ थोड़ी सी मात्रा डालेंगे जिसमें झाग निकलेगा, है ना, जिसमें बुदबुदाहट होगी, वो क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहला गया। अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीकारक क्या है? तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन देने की क्षमता जिनके भीतर होती है ना। तो जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, केमनोफोर है, ये है ना, इसका यदि रिएक्शन कराओ तो ये ऑक्सीजन अपना दे देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो वे पदार्थ जो ऑक्सीजन दे सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। चलिए अब एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 85 में आ जाते हैं और उसके प्रश्नों को देखते हैं। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ समान रूप से झाग देता है। जिससे कपड़ा वाली साबुन, डिटर्जेंट माने क्या है? कपड़ा वाली साबुन, कठोर जल होगा तो उसमें भी झाग देगा, और मृदु जल होगा उसमें भी झाग देगा। तो आप डिटर्जेंट से पता नहीं लगा सकते, तो किससे लगा सकते हैं? साबुन से। साबुन मृदु जल में झाग देगा लेकिन कठोर जल में झाग नहीं देगा। तो साबुन से आप पता लगा सकते हैं कि कौन जो है कठोर जल है और कौन जो है मृदु जल है। आप डिटर्जेंट से नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए अब इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से भी पीटते हैं, ब्रश से भी रगड़ते हैं, वॉशिंग मशीन में भी कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उससे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती? क्यों रगड़े भाई? साबुन को रगड़ते हो कपड़ा में, कपड़ा धोते समय, और जो मोटा कपड़ा होता है उसमें डंडा भी मारते हो, चादर वगैरह धोते हो तो, या ऊपर से ऐसे ऐसे जिसको बोलते हो खींचते हैं, वैसा भी करते हो। ठीक है, वॉशिंग मशीन में डाल देते हो तो इधर उधर घूमता है। क्यों ऐसा करना जरूरी? रगड़ना क्यों जरूरी है? तो देखो, कपड़ा रगड़ने से साबुन के झाग अधिक बनते हैं तथा कपड़ों का मैल साबुन से अधिक संपर्क में आ जाता है। अघुलनशील पदार्थ, स्कम जिसको बोलते हैं, तेल एल जो होता है वो कपड़ों में जमा हो जाता है, वह कपड़ा रगड़ने से बाहर आ जाता है और कपड़े ठीक प्रकार से साफ हो जाते हैं। तो आपको लिखना कैसे है? यदि आप रगड़ोगे तो क्या बनेगा? साबुन का झाग बनेगा, और साबुन उसके हर जगह पर पहुंच जाएगा। जो चीज़ घुलती नहीं है वो साबुन में क्या हो जाती है? घुल जाती है, और वो पटकने पर, रगड़ने पर वहाँ से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। इसलिए हम साबुन को कैसे करते हैं? रगड़ रगड़ के लगाते हैं। कैसे करते हैं? रगड़ रगड़ के। तो देखिएगा अगला प्रश्न जो है हमारे पाठ में, जो अंत में प्रश्न दिए होते हैं, उन प्रश्नों का हम वीडियो देखेंगे। चलिए, यहाँ पर जो भी इसके अंदर प्रश्न थे वो आपने देख लिया है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।